सर इंडिया में ना अभी स्टॉक मार्केट में स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्पेशली कोविड के बाद से। और बैंक में पैसा अपना नहीं रखना पसंद कर रहे लोग, कंपेयर कर रहे हैं कि उसको इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं सारे पैसे को। ये पूरी स्टोरी पे आपके आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं सर, प्लीज डाइसेक्ट करो। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज़्यादा हैं अभी, पिछले 4-5 महीने को छोड़ दो, वो अलग कहानी है वो करेक्शन की, बट अदरवाइज 4 साल ले लो तकरीबन तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो एनालिसिस में यही बात आती है कि वहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो बैंक में। सर क्या स्टॉक मार्केट का पुल फैक्टर जो है, जहाँ पे उनको रिटर्न्स सपोजिटली अच्छे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल फैक्टर है? इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आप बैंक में तो किसी दिन चले जाओ, किसी महीने चले जाओ, किसी साल चले जाओ, तो आप पैसे जमा करोगे उसके हिसाब से आप। सर अब पुल और पुश फैक्टर आपने दोनों हमें समझाए, तो अब इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरा बैंकिंग का ही रिसर्च था, तो सर अब अगर बैंक्स में डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो हमारा तो मेजर सेक्टर ही फाइनेंशियल सेक्टर बैंक्स डोमिनेटेड है इंडिया में, तो वहाँ पर अगर डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो उसके आगे की चीजें जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती थी वो कैसे होंगी? तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सर? ये लोग सोचते हैं कि एक प्रेफरेंस की बात है, आप बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज जस्ट एन एसेट प्रेफरेंस। लेकिन बात वहाँ खत्म नहीं होती। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। आई रिमेम्बर हमारी टीम में कोई था जिनको नॉलेज भी नहीं है स्टॉक की, तो हमारे कुछ वीडियोस जा रहे हैं जैसे स्टॉक मार्केट पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें किसी ने बोला था इसमें डाल दो, हमने डाल दिया है, अब हम आपके वीडियो देख के ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। ये बहुत बड़ा एक इंडियन इकोनॉमी में इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है और अंधाधुंध लगा रहे हैं लोग स्टॉक मार्केट में पैसा। तो वही है आपने जो बोला, राइट टाइम विद द राइट एडवाइजर आप इन्वेस्ट करो। और उधर बैंक में भी इम्बैलेंस हो रहा है कि उनको डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे। इस पूरे सिनेरियो का आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कि बैंक्स में आप कोऑपरेटिव बैंक और इनको छोड़ दो तो ब्रॉडली स्पीकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अब पहले तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होते थे, और या मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक होते थे, प्राइवेट तो बहुत कम थे। तो उसके बाद ये HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह। तो सर अगर PSBs, अगर एक हाइपोथेटिकली अगर हम ले कि PSBs कन्वर्ट हो गए, प्राइवेटाइज हो गए, आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्कीम्स हैं, जन धन और ये सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक होती है प्रूडेंशियल रेगुलेशन, वो है कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, रेकलेस बिहेवियर नहीं हो बैंक्स का। दूसरा है सोशल रेगुलेशन, तो उसमें आप ये डाल सकते हो ना। रियल एस्टेट मार्केट पर प्रोफेसर गुरबचन सिंह का प्रीवियस पॉडकास्ट काफी अच्छा रिसीव हुआ। लोगों ने उनके एक्सप्लेनेशन के स्टाइल को काफी अप्रिशिएट किया। जिस तरह से डिस्पाइट बीइंग अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर गुरबचन ले मैन लैंग्वेज में पॉलिसीज को समझाते हैं, वो लोगों को काफी पसंद आया। हमारे आज के पॉडकास्ट में हम फिर से मिल रहे हैं प्रोफेसर गुरबचन सिंह से। अब इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमें समझाया है कैसे एक बिहेवियरल शिफ्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जहां पर लोग बैंक्स में डिपॉजिट्स में पैसा रखने के बजाय उसे म्यूचुअल फंड्स में, SIPs में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब ये जो बिहेवियरल शिफ्ट हुआ है इंसान का इंडियन इकोनॉमी में, क्या ये हमको जेन्युइनली बेनिफिट कर रहा है या नहीं? क्या इस शिफ्ट की वजह से हम पैसा लाइफ में और ज्यादा बनाएंगे या नहीं? ये सारी बातें प्रोफेसर गुरबचन ने बहुत डिटेल में हमें एक्सप्लेन की है। आइए चलते हैं आज के पॉडकास्ट में, जहां पर स्टॉक मार्केट और बैंकिंग जैसी चीजें जो हम सबके लिए रेलिवेंट है, उसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सी यू इन द पॉडकास्ट। तो सर इंडिया में ना अभी स्टॉक मार्केट में स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हो रही है, स्पेशली कोविड के बाद से। और बैंक में पैसा अपना नहीं रखना पसंद कर रहे लोग, कंपेयर कर रहे हैं कि उसको इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं सारे पैसे को। ये पूरी स्टोरी पे आपके आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं सर, प्लीज़ डाइसेक्ट करो। तो इसमें ज़्यादातर एनालिसिस में ये बात आती है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज़्यादा हैं अभी, पिछले 4-5 महीने को छोड़ दो, वो अलग कहानी है वो करेक्शन की, बट अदरवाइज 4 साल ले लो तकरीबन तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो एनालिसिस में यही बात आती है कि वहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो बैंक में क्या ही जाना।
लेकिन इसमें एक पहलू रह जाता है, वो पहलू है कि बैंक डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, यूरोप में, यूएस में भी ये कहानी है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा है फ़र्क। तो जो जैसे आप सेविंग्स अकाउंट लो, तो जो नॉर्मल बड़े बैंक हैं वो 3-4% सेविंग्स अकाउंट में देते हैं। अब अगर आप 3.5% का भी रेट लो, तो अगर इन्फ्लेशन है 5-5.5%, तो आपको नेगेटिव 1.5-2% मिल रहा है। और आपकी रियल इंटरेस्ट इनकम तो है नहीं, नेगेटिव है। लेकिन जब टैक्सेशन पे आता है तो वो ये नहीं देखते कि रियल इनकम आपकी कितनी है, वो तो नॉमिनल कोई देखे हैं, तो वो 3.5% पर भी टैक्स लगाते हैं। तो जब टैक्स काट के आप करोगे तो और कम हो गया। सर एक बार रियल और नॉमिनल इनकम बता दो कॉमन ऑडियंस के लिए। ओके। तो जैसे आपने 100 रुपये की एफडी कराई, एफडी या सेविंग्स अकाउंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं। तो आपने 100 रुपये रखे बैंक में, तो आपको इंटरेस्ट सपोज मिल रहा है 3.5 रुपये हर साल मिलते जा रहा है। तो अब पहले साल का तो ठीक है, चलो 3.5 रुपये आपको मिल गए। अगले साल जब आपको 3.5 रुपये मिल रहे हैं, तो उस दौरान 1 साल गुजरने के बाद जब आप कुछ मार्केट में लेने जाते हो, पिछले साल आपको 100 रुपये का मिलता था, अब आपको 105 रुपये 50 पैसे का मिलेगा, अगर 5.5% इन्फ्लेशन है। तो जो चीज़ आप 100 रुपये की ले रहे थे, अब आपको महंगी मिल रही है। तो आप खुश हो रहे हो कि बैंक से मुझे 103 रुपये 50 पैसे मिल गई, लेकिन जब आप लेने जाते हो तो 2 रुपये का आपको इनफैक्ट शॉर्टेज हो गई 1 साल रुकने के बाद। तो वो है रियल इनकम का। तो बैंक में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है सेविंग्स अकाउंट में। एफडी लोगे तो उसमें है मतलब 6.5%, 7%, 7.5%, और छोटे बैंक्स हैं तो 8% की भी बात होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपको 7.5 का रेट भी ले लो, तो 7.5% आपको मिल रहा है, तो अगर 5.5% इन्फ्लेशन है तो आपको 2% मिल रहा है। और जब आप उसका टैक्स करोगे तो आपको टैक्स देना है 7.5% पे, ना कि 2% पे। तो जब आप टैक्स भी निकालोगे और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करोगे तो आपको बैंक से क्या मिल रहा है? ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये बैंक से आपको कुछ खास नहीं मिल रहा है। और करंट अकाउंट पे आ जाओ तो वहाँ तो इंटरेस्ट रेट 0 है। तो 0 का मतलब हुआ कि 5.5% तो इन्फ्लेशन जा रही है, तो मतलब बैंक आपको चार्ज कर रही है 5.5 रुपये हर साल फॉर कीपिंग मनी विद देम। आप पैसे उनके पास रख रहे हो, वो आपको चार्ज करें, वो ठीक है, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस नहीं करते हैं, लेकिन वो सर्विसेज का इतना नहीं है कि आपको मतलब 0 इंटरेस्ट मिले। तो करंट अकाउंट लो, सेविंग्स अकाउंट लो, फिक्स डिपॉजिट्स लो, उनमें इनकम नहीं है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन और टैक्स को वो करके। इसमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट आ जाती है। तो बहुत लोगों को एहसास है कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है, रिस्की है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो करें तो क्या करें? तो यहाँ से वो बैंक से मिलता है उनको पुश फैक्टर, और स्टॉक मार्केट से मिलता है पुल फैक्टर। तो ये दोनों हैं। ये पुश फैक्टर थोड़ा इग्नोर हो जाता है, ऐसे लगता है कि लोग ग्रीडी हो गए हैं, स्टॉक मार्केट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सब लोगों का यही बिलीफ लेके चल रहे हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको इकट्ठे देखना है कि स्टॉक मार्केट का पुल और बैंक्स का पुश, उसमें ये ट्रेंड चल रहा है जो पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं। 4 से थोड़ा ज़्यादा ही है। सर क्या स्टॉक मार्केट का पुल फैक्टर जो है, जहाँ पे उनको रिटर्न्स सपोजिटली अच्छे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल फैक्टर है? तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आप बैंक में तो किसी दिन चले जाओ, किसी महीने चले जाओ, किसी साल चले जाओ, तो आप पैसे जमा करोगे, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अनलेस कोऑपरेटिव बैंक हो, वो अलग कहानी है। अभी पीछे एक केस हो गया मुंबई में, वो हर साल 1-2 साल के बाद कुछ ना कुछ होता है, बट उनको छोड़ भी दो तो यहाँ पर ये है सेफ्टी। स्टॉक मार्केट में आपको ये देखना है कि आप किस टाइम कर रहे हो। अब
ये जो इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स, कुछ एडवाइज़र भी, ये लगे रहते हैं कि एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। लेकिन इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि 1991 में लिबरलाइजेशन हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस टाइम स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ी थी, बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। अब अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठी एक बार में चढ़ जाए तो आगे फ्यूचर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो हुआ क्या था कि 1993-94 से लेकर के 2003 तक अबाउट 8-9-10 साल ज़ीरो रिटर्न। सर इसमें स्कैम का क्या फायदा? हर्षद मेहता स्कैम का भी कुछ रोल होगा फिर तो। 92 में आया था स्कैम। हाँ, वो हो सकता है वो फैक्टर, लोगों का ट्रस्ट गिर गया। वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बट वो इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए थी कि एक तो रिफॉर्म्स हुए थे, उससे वैल्यूशंस फ़र्क पड़ गई। लेकिन उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हुआ कि आर्टिफिशियल पंपिंग हो गई थी। बट पब्लिक के लिए सवाल ये है कि जब आप ले रहे हो उस टाइम पे 91, 92, 93, तो दिख रहा था कि वैल्यूशंस हाई हैं, लेकिन वो था कि वो देख रहे थे पिछले 6 महीने में इतना चढ़ गया, पिछले 1 साल में चढ़ गया। तो ये चलता था माइंड में कि पिछले 6 महीने साल में चढ़ा है, आगे भी चढ़ेगा। और जो मैं कह रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कुछ हद तक मीडिया भी, म्यूचुअल फंड उस टाइम नए नए थे, बट कुछ वो भी ये कह रहे थे कि आप लॉन्ग टर्म कर लो, कोई बात नहीं, ठीक रहता है। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि 8-9-10 साल तो आप लॉन्ग टर्म ही लेके मान के चलोगे, तो ज़ीरो रिटर्न इन नॉमिनल टर्म्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की नॉमिनल और रियल की, तो इन बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें 93, 94 से 2003 तक अगर आप रफली 10 साल का पीरियड लो तो 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से डबल हो जाता है, विच मीन्स कि रियल वैल्यू आधी हो जाती है। तो अगर किसी ने 100 रुपए के स्टॉक्स लिए थे इन 93 आफ्टर द राइज, तो उसने कहा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं होल्ड करके रखूँगा। तो उसने 10 साल होल्ड करके रख लिया, वो 100 रुपए का 100 रुपए बना रहा, और उसकी जो रियल वैल्यू है जब वो खरीदने गया 10 साल बाद कुछ, तो पता चला कि आपको आधी चीज़ें मिलेंगी, पूरा नहीं मिलेगा, तो रियल वैल्यू कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी लो अगर आपने गलत टाइम पे ले लिया है तो। अब वो कहते हैं कि नहीं, आप 10 साल 20 साल तक कंटिन्यू रखो, वो हो नहीं पाता है लोगों से, क्योंकि जब आपने 2 साल 5 साल 7 साल देख लिया कि कुछ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हिम्मत टूट जाती है। तो फिर आप, होता क्या है कि आप उस टाइम पर निकल जाते हो जब जिसके बाद रिटर्न्स शुरू हुए होते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है, मैं इन सब से ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में करना नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड्स करना नहीं चाहिए। वो जो लाइन है म्यूचुअल फंड सही है, उसमें सच्चाई भी है, बट ये है कि आपको एक एडवाइज़र के थ्रू ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं। तो लोग कहते हैं किससे बात करनी है, मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। कुछ लोग कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। आप डॉक्टर हो मेडिसिन में, आप इंजीनियर हो किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी फील्ड में, आप फाइनेंस में नहीं हो, आप एलिमेंट्री भी गलत कर सकते हो उसमें। तो बट बहुत लोगों को लगता है, अब जैसे केमिस्ट्री है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, केमिस्ट्री में अगर आपको आता है या नहीं आता है पता चल जाता है। अब मैं आपको पूछूं सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्पोजिशन क्या है, तो H2SO4, अगर मैंने बता दिया तो मुझे को आता है, मेरे को नहीं बताया तो मुझे नहीं आता है। अब जिसने केमिस्ट्री नहीं की हुई है उसको ये आंसर नहीं दे सकता, जिसने फाइनेंस नहीं की हुई है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर कर पाता है, उसको लगता है वो आंसर कर पा रहा है, तो उसको लगता है मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन उसको लगता है मुझे फाइनेंस आती है। ये सबके मन में ये है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के, इनमें सबको लगता है कि इसमें दिक्कत क्या है। ये तो मुझे भी पता है, जैसे लोगों को पता लगता है कि वो ट्रू नहीं है, तो वहाँ नुकसान शुरू हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड सही है थ्रू एन एडवाइजर who is independent, who is credible, who is in looking at your interest. तो म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर के साथ
म्यूचुअल फंड सही एडवाइजर के साथ सही है। नाइस सर, अब पुल और पुश फैक्टर आपने दोनों हमें समझाए। तो अब इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरा बैंकिंग का ही रिसर्च था, तो सर अब अगर बैंक्स में डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो हमारा तो मेजर सेक्टर ही फाइनेंशियल सेक्टर बैंक्स डोमिनेटेड है इंडिया में। तो वहाँ पर अगर डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो उसके आगे की चीज़ें जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती थी वो कैसे होंगी? तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें ये लोग सोचते हैं कि एक प्रेफरेंस की बात है, आप बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ जस्ट एन एसेट प्रेफरेंस। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, बात इकॉनमी तक जाती है। और वो बात इकॉनमी तक इसलिए जाती है, जैसे आपने कहा कि अगर बैंक्स में डिपॉजिट्स रेट ऑफ ग्रोथ कम है, इट्स नॉट कि लेवल कम हो जाता है, बट वो रेट ऑफ ग्रोथ जो डिपॉजिट्स का है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पुश एंड पुल फैक्टर। तो जहाँ बैंक्स का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स कम हुआ तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रेडिट भी कम होता है। अब ये बैंक्स हैं जो क्रेडिट देती हैं एमएसएमई वगैरह को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो तो बॉन्ड्स इशू कर देती हैं, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, वो तो इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज विदेश, बिकॉज वहाँ पर इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट कम पड़ता है, तो उनके पास तो जरिए हैं, वो तो इक्विटी भी इशू कर देते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत होती है। और जो इकोनॉमी में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है और जो जहाँ से बड़ी कंपनी कहाँ से बनती हैं, वो पहले किसी छोटी होती थी, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, तो ये यहाँ भी ये वही कहानी है कि कोई लार्ज कॉरपोरेशन है तो वो भी कभी छोटी थी। लेकिन अगर छोटी में ही उसको दिक्कत हो रही है तो वो आगे क्या खाक बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये बड़ा फैक्टर है। अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं जिनसे कि स्टॉक मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है, और वो ये मैटर ऑफ प्राइड लिया जाता है कि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसका इकोनॉमी पर एक नेगेटिव असर हो रहा है। आप उसको ज़रा देख के चलो कि और ग्रोथ रेट जीडीपी का कंपेयर टू आवर एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 6% ऐसे कुछ वो चल रहा है। तो मैं नहीं कहता कि वो सब इसी की वजह से है, लेकिन इस कहानी में एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ये कि ये जो बैंक क्रेडिट रेट ऑफ ग्रोथ है और जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वगैरह, जो न्यूयॉर्क जाके तो लोन ले नहीं सकती, जो शेयर्स भी इशू नहीं कर सकती, जो बॉन्ड्स भी इशू नहीं कर सकती, वो बैंक्स ही जाएंगे। और जब वो बैंक जाते हैं, बैंक के पास अगर क्रेडिट कम होता है तो वहाँ रैशनिंग शुरू हो जाती है। हम रैशनिंग वर्ड यूज़ नहीं करते वहाँ पर, बट बात वही है। तो अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं बैंक के पास, तो किसी को लोन देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ी कंपनी होगी, कोई बड़ा सेट होगा, उसको मिलेगा, और जो छोटा है उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है, यहाँ पर एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, दोनों हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। आई रिमेंबर हमारी टीम में कोई था जिनको नॉलेज भी नहीं है स्टॉक्स की, तो हमारे कुछ वीडियोस जा रहे हैं जैसे स्टॉक मार्केट पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें किसी ने बोला था इसमें डाल दो, हमने डाल दिया है, अब हम आपके वीडियो देख के ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो ये बहुत बड़ा एक इंडियन इकोनॉमी में इम्बैलेंस सा क्रिएट हो रहा है और अंधाधुंध लगा रहे हैं लोग स्टॉक मार्केट में पैसा। तो वही आपने जो बोला, राइट टाइम विद द राइट एडवाइजर आप इन्वेस्ट करो, और उधर बैंक में भी इम्बैलेंस हो रहा है कि उनको डिपॉजिट्स नहीं मिल रही। इस पूरे सिनारियो का आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सो पॉलिसी सोल्यूशन है, पॉलिसी सोल्यूशन थोड़ा लंबा है। वो लंबा इसलिए है कि बैंक्स में आप कोऑपरेटिव बैंक्स और इनको छोड़ दो तो ब्रॉडली स्पीकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अब पहले तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होते थे, और या मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, प्राइवेट तो बहुत कम थे। तो उसके बाद ये HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक्स आए, अब उनका काफ़ी प्रेजेंस है। अब ये मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिशियल्स। वो पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बात वो नहीं है, लेकिन बात है एक सिस्टम की। वो
ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऐसा है, सिस्टम ऐसा है जिसमें कि थोड़ी इनएफिशिएंसी आती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कॉस्ट ज़्यादा हैं, उनके प्रॉफिट्स कम हैं और उनकी सैलरी बिल ज़्यादा है और भी कॉस्ट ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से जब वो बैंक डिपॉजिट्स का पैसा आता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाते डिपॉजिटर्स को। तो जब हम पहले बात कर रहे थे कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट रेट कम है, वो जड़ कहाँ है? वो जड़ यहाँ पर आती है कि जो फंक्शनिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, वो हाई सैलरीज, मैं नहीं कह रहा हाई रेट ऑफ सैलरी, बट टोटल सैलरी बिल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और भी कॉस्ट हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं? डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट कम देकर। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? बोरोवर्स से वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। तो आप इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी दुखद कहानी है, वो है कि जो आप गैप देखोगे बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट फॉर बैंक्स, जो और डिपॉजिट रेट कह लो या लेंडिंग रेट कह लो, तो उसमें जो गैप है जिसको इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं वो बहुत हाई है। अब व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक मिडलमैन हुआ ना। तो मिडलमैन का अब आदमी सोचता है कि चलो थोड़ा सा अपने कॉस्ट के लिए वो कर रहा है, तो इधर से पैसे लिया उधर पैसे दिया, बीच में आप अपनी थोड़ी फीस ले लो। लेकिन यहाँ वो थोड़ी फीस नहीं है, वो मोटी ही फीस है वहाँ पर। तो वो उससे दुखी होता है बोरोवर, उससे दुखी होता है डिपॉजिटर, और वो डिपॉजिटर दुखी होता है। वो फाइनली अभी पिछले 4 साल में उसने अपना स्टॉक मार्केट की तरफ से चल रहा है। अब ये वही कहानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अब कोई कहेगा अच्छा ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो इतनी इनएफिशिएंसी नहीं है, तो वहाँ तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है, और वो ये कि उनका कंपटीशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है इससे ज़्यादा देने की। वो फिर पूछते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितना इंटरेस्ट से चार्ज कर रहे हैं, तो कहते हैं हम भी उतना ही चार्ज करेंगे, लगभग आसपास उसके तकरीबन, बट एफिशिएंसी तो है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, इनकी कॉस्ट कम है तो ये जा रहा है प्रॉफिट। तो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी का जो बेनिफिट है वो डिपॉजिटर को नहीं जा रहा है, वो बोरोवर को नहीं जा रहा है, वो जा रहा है प्रोमोटर्स को, बैंकर्स को, बोनस है उनका, वो कुछ हद तक वो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स मिलते हैं और जो प्राइस अप्रिसिएशन होती है। तो अब ये इस सारे ढांचे से ये शुरू होता है कहानी पुश फैक्टर की। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर, पॉलिसी सोल्यूशन क्या है। अब इसमें देखो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ compete कर रही हैं, इसलिए वो भी इंटरेस्ट कम दे रही हैं। तो जो मैं इसके बारे में बहुत सोचा, बट आई कांट हेल्प द कंक्लूजन कि जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं होंगे, वो जब तक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे, तब तक उनके प्रॉफिट्स कम नहीं होंगे और ये बेनिफिट नहीं जाएगा डिपॉजिटर्स को और बोरोवर्स को। तो पॉलिसी सोल्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक दूसरे के साथ compete करें, ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। और जब वो compete करेंगे फिर उनको डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे तो वो स्टॉक मार्केट में भागने का चक्कर खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा, एटलीस्ट इतनी मारामारी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों ने पैसे भी गंवाए, आगे भी गंवाएंगे, ये होता है। तो ये बात भी सब लोगों को पता है, लेकिन वो कहते हैं बैंक में हमको मिल क्या रहा है, हम कुछ तो ट्राई कर लें यहाँ पर। द वर्स्ट सिचुएशन। हाँ, तो अब अगर आप बैंक्स ठीक कर दो तो एक सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसको फोकस करने दो ना अपनी मेडिसिन फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में। अब आजकल क्या हो रहा है, जो एक कोई इंजीनियर है वो अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, बीच में उसको टाइम मिलता है वो स्टॉक मार्केट देख रहा है। तो स्टूडेंट्स हैं लगे हुए हैं, या यंग स्टार्टअप वाले लोग हैं, कोई ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे, तो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। तो बट वो क्या करें, उनको कुछ रिटर्न तो लेना है, उनकी भी डिस्ट्रैक्शन है सबके लिए, मजबूरी है, डिस्ट्रैक्शन है और मजबूरी है। तो उसका पॉलिसी सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को
प्राइवेटाइज करके ये कंपटीशन ठीक आए, इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स के लिए बढ़े और ये मारामारी स्टॉक मार्केट की कम हो। तो सर अगर हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अगर हमने प्राइवेटाइज कर दिया तो जो रीजंस थे पहले नेशनलाइजेशन इन सारे बैंक्स की करने की, आपको लगता है वो रीजंस फिर से अराइज नहीं होंगे? मैं तो ये कहता हूँ, बहुत से लोग शायद सहमत नहीं हो, कि 1969 में भी इनको नेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इनफैक्ट कुछ लोगों को अब शायद पता ना हो, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इस बात पर रिज़ाइन कर दिया था कि ये बैंक्स नेशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोशल दो तरह की रेगुलेशन होती है, एक प्रूडेंशियल रेगुलेशन, दूसरा सोशल रेगुलेशन। तो जो गवर्नमेंट के माइंड में था कि हमको सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप सोशल रेगुलेशन करो। कुछ वो ऑलरेडी हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, वो तो आपने रेगुलेशन रखी हुई है, आप उसको मॉडिफाई कर दो, बढ़ा भी दो, उसके लिए आपको ओनरशिप की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत पहले आई थिंक नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट थी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मृणाल दत्ता चौधरी उसमें मेंबर थे, एंड तब भी ये बात उठी थी कि इनको प्राइवेटाइज करें कि नहीं करें। तो वो कमेटी रिपोर्ट ने ये था कि इनको चलने दो, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। मृणाल दत्ता चौधरी ने नोट ऑफ डिसेंट लिखा था, ये रिकॉर्ड पर है, ये 90s की बात है, बिकॉज उनको इतना स्ट्रांगली फील हुआ कि ये गलत है। एंड वो एक गलती हुई 1969 में, दूसरी गलती हुई 1990s में, अब वो चलती जा रही है। एंड और ये इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट लो या यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लो या बीजेपी गवर्नमेंट लो, अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, कोई तैयार नहीं है इनको प्राइवेटाइज करने को। बट ऐसे तो काम चल नहीं सकता, हमारे इकोनॉमी को, ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर रहा है। ये काफ़ी लंबा हमने बैंक्स की बात कर ली। प्रॉब्लम सिर्फ बैंक्स में नहीं है, जो पुश और पुल फैक्टर में कह रहा था, ये अभी कहानी हुई पुश फैक्टर की, पुल फैक्टर में भी कहानी है। वो कहानी ये है कि पिछले 4 सालों में जो स्टॉक मार्केट बढ़ी है, कुछ तो एक ग्रीड और इरेशनल एक्सूबरेंस की वजह से बढ़ी है, और कुछ अर्निंग्स बहुत बढ़ी हैं। तो वो अर्निंग्स कहाँ से बढ़ी हैं? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे आप ले लो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, वो कम हुआ है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अब ये एफिशिएंसी नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर की, ये तो आपने एक राहत दे दी उनको, और वो स्टॉक रिटर्न्स भी बढ़ गए। दूसरा है प्रोटेक्शनिज्म। अब कुछ सालों में पीछे इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रही है। प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट्स हैं बढ़ जाएंगे ना, बस कंपटीशन उनके पास कम है, तो दैट इज अनदर रीजन। इस तरह के प्रोटेक्शनिज्म एक बार हम बता देंगे। हाँ, प्रोटेक्शनिज्म है जो इंडियन इंडस्ट्री है, एक कंपटीशन है जो कंपनीज विद इन इंडिया compete करती हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा उनका कंपटीशन होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो कुछ, अब आप जैसे कोई चीज़ यहाँ ले सकते हो, कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपका चेक रहता है। मार्केट इकोनॉमी में चेक की तो ज़रूरत है, तो चेक आपको विद इन इकोनॉमी मिलेगा, बाहर मिलेगा। तो पहले कंपटीशन दोनों तरह से होता था, अब वो फॉरेन कंपटीशन कम हो गया है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म किस माध्यम से होती है? आप टैरिफ्स बढ़ा दिया आपने, या नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे आपने एक क्वालिटी का चेक लगा दिया कि इस क्वालिटी का नहीं है, वो एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर है किसी चीज़ को रोकने का। तो उसमें आपने इंपोर्ट्स कम कर दिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास कंपटीशन कम हो गया, उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो गए, और यहाँ लोगों को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये जो कंजम्पशन की कहानी चल रही है लोग उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं विद वेरियस थिंग्स। तो उसमें मैं नहीं कह रहा ये सारी कहानी वहाँ है, बट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं ये सारे। तो वहाँ पर इंपोर्ट्स कम हैं, कोई ना कोई, वो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट है, तो अगर कोई कंज्यूमर खुश हो रहा है कि मेरी स्टॉक मार्केट से इनकम आ रही है, पहले आप ये सोचो कि आपके कंजम्पशन का क्या हो रहा है। वहाँ तो आपको नुकसान हो रहा है, बिकॉज आपको एक चीपर प्रोडक्ट या बेटर प्रोडक्ट बाहर से नहीं मिल रहा है। सो जो पुश फैक्टर है और पुल फैक्टर है, वो दोनों नेचुरल नहीं है।
दोनों में पॉलिसी का रोल है। और जो पॉलिसी करेक्शन आपने कहा कि क्या हो सकती है, वो एक करेक्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की, और दूसरा करेक्शन है कि ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट, प्रोटेक्शनिज्म वगैरह को थोड़ा कम करने की। एक और एग्जांपल है, ये गवर्नमेंट जैसे स्पेंड करती है, पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे इन्होंने काफ़ी खर्च किया है, काफ़ी चीज़ों पर। ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा बड़ी कंपनीज को ही जाते हैं, उनको जाए गए तो उनको भी प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट का कोई बड़ा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है, एक छोटी दुकानदार को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही बेनिफिट जा रहा है वो। तो अगेन कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी फैक्टर है, एक पॉलिसी फैक्टर है जो पुल कर रहा है और जो एक पॉलिसी फैक्टर है जो पुश कर रहा है। तो सर, अगर जैसे अभी हमने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस नहीं करना चाहिए या फिर प्रोटेक्शनिज्म थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, पर प्रोटेक्शनिज्म तो सर ग्लोबली हो रहा है अभी सारे, जैसे अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट शुरू कर रखी है पूरी मुहिम, तो उनको देखते देखते अब सारे हो रहे हैं इंडिया फर्स्ट, वो कहता है कि हमारी कंट्री फर्स्ट, तो सारे फर्स्ट 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 में अब लग गए हैं, शुरू हो गए हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म एक तरह से सबके लिए आ रहा है, तो वो तो अब फैक्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट भी अब उसको शायद कंट्रोल नहीं कर सकती, करना पड़ रहा है, इंडिजिनस इंडस्ट्री फर्स्ट, तो वो एक फैक्टर है। और सर कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर कम ना करें तो वो भी अच्छा नहीं है ना, मतलब कॉर्पोरेट्स को भी फिर पुश नहीं मिलता काम करने को, वो भी कहते हैं कि हमारा टैक्स रेट बहुत हाई है, इसको कम करो। जो आपने पहले प्रोटेक्शनिज्म की बात की, ट्रम्प तो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन हमारी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी तो इन वन सेंस तो 1950 से चल रही है, फिर वो 1991 में लिबरलाइज हुआ, काफ़ी कम हुई थी, उसके बाद वो कम टैरिफ चलते रहे। अब ये पिछले 5-10 साल में टैरिफ्स बढ़े हैं। जो इंडिया में टैरिफ्स हाई हैं, ट्रम्प की काफ़ी गलतियां हो सकती हैं इस मामले में। वो जो आप कहते हैं ना फर्स्ट, तो इंडिया फर्स्ट था ना, हमने प्रोटेक्शनिज्म बढ़ाई है उसके। इनफैक्ट ट्रम्प की आर्ग्यूमेंट क्या है, वो कह रहा है इंडिया को कि आपने इतने टैरिफ्स रखे हुए हैं, हम आप पे क्यों टैरिफ्स नहीं रखें। और रेसिप्रोकल या रिटेलिएटरी कह लो या रेसिप्रोकल कह लो, तो इस मामले में ट्रम्प ने इनिशिएट नहीं किया है, इस मामले में इनिशिएटिव्स हमने किया हुआ है। जहाँ तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट की आपने बात कही, उसमें भी अब एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर उन पे टैक्स रेट कम होगा तो प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, तो वो री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ओके, ये आर्गुमेंट पूरी सही नहीं है, बिकॉज अगर आपने उनका टैक्स बढ़ा के दिया, मतलब अगर आपने कम नहीं किया तो उनके जो प्रॉफिट्स फ़र्क पड़ेगा, बट इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में वो पैसा उठा सकते हैं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसी पैसे से उनको री इन्वेस्टमेंट करनी है। सो वो टैक्स इज नॉट कमिंग इन द वे ऑफ ग्रोथ। ये बहुत लोग ये मन में लेके बात चलते हैं कि टैक्स रेट अगर बढ़ गया तो वो री इन्वेस्ट कैसे करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे जॉब स्टॉक मार्केट में, पैसे उठाओ, compete with others, वहाँ से होगा। पर सर वो बोलते हैं कि इंडिया का बॉन्ड मार्केट इतना एफिशिएंट है ही नहीं, अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, तो वहाँ से तो हम क्या पैसे उठाएं। बहुत डेवलप नहीं है, बट ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि नहीं उठा सकते, बट बाहर से उठा रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, बॉन्ड्स तो न्यूयॉर्क में, लंदन में इशू हो सकते हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो पैसे रेज करने की दिक्कत नहीं है। अभी IPOs कितने सारे आए हैं पिछले साल 2 साल में, कोई दिक्कत थोड़ी हुई है पैसे उठाने में। तो इनफैक्ट जितने वो फ्लडिंग हो रही है अब तो पैसे की, सो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सर एक ना मैंने आपका आर्टिकल में रीड किया था, आपने RBI के रिजर्व मनी पंपिंग के ऊपर कुछ बात की थी कि उनकी पॉलिसी किस तरह से हो सकती है, तो आप प्लीज़ वो हमें समझाओ। तो पहले रिजर्व मनी होती क्या है ये प्लीज़ बता दो ऑडियंस को। ओके, सो रिजर्व मनी टर्म है जो इंडिया में यूज़ होती है। US यूरोप में जो टर्म यूज़ होती है वो बेस मनी है। सो बेस मनी वहाँ कहते हैं, हम रिजर्व मनी कहते हैं, बात वही है। और ये वो मनी है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है। सेंट्रल बैंक RBI इंडिया में 2 तरह के मनी इशू करता है। एक तो करेंसी नोट्स हैं जो पब्लिक
में आते हैं, जो हम फेमिलियर हैं, हम लोग जैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। और दूसरा मनी इलेक्ट्रॉनिक इशू होता है, वो प्रिंट नहीं होता है, वो इशू होता है। और वो मनी है जो कमर्शियल बैंक्स होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विद द आरबीआई। ओके, तो वो इक्वेशन आती है H इक्वल टू C+R। सो C इज करेंसी, R इज रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई जो है। सो ये है रिजर्व मनी। और वो ही रिजर्व्स होते हैं जो बैंक आगे लेंड करके उसको मल्टीप्लाई करता है उस मनी को, जो आगे इफेक्ट आता है उसका। तो आपने नोट किया होगा, इसमें हमने बैंक डिपॉजिट्स की बात नहीं की। वो बैंक डिपॉजिट्स पब्लिक के कमर्शियल बैंक के पास हैं। ओके, अब इसको जोड़ते हैं पिछली कहानी से कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स में कम है, या एटलीस्ट रिलेटिव टू इनफ्लोज इन द स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या अदरवाइज जो रेट ऑफ ग्रोथ है इनफ्लोज का, ऐसे देखते हैं। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स बहुत कम है उसके हिसाब से। तो अगर आपका बैंक्स का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स कम होगा तो उससे रिलेटेड आरबीआई को जो उनका रिजर्व मनी है वो कम इशू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पहले की तरह उसको हाई रेट पे इशू करते रहे तो एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगी इकोनॉमी में, वो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। और कुछ हद तक हुआ है, वो इन्फ्लेशन की भी कहानी है इसमें। सो को अवॉइड करने के लिए कि मनी सप्लाई एक्सेस नहीं हो जाए, तो आरबीआई को जो अपना रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिजर्व मनी है वो कम करना पड़ गया था। वो पिछले कुछ सालों का जो डेटा है उसमें कम हुआ है। और ये काफ़ी लोग हैरान थे इस बात से कि ये इंडियन इकोनॉमी में हो क्या रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो 4% टारगेट है, लेकिन 5, 5.5, 6, कभी कभी तो 7 तक भी बात गई है। पिछले 5-7 साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो ऐसा है क्या कि आरबीआई ने बहुत पैसा इशू किया होता है? नहीं, उन्होंने नहीं किया था। बट उसके बावजूद ही हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि जो बैंक मनी है, डिपॉजिट मनी है, वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है अब कमर्शियल बैंक्स में। तो अब थोड़ा सा और मैं इसको विस्तार में बताता हूँ। सो जैसे सपोज मेरे पास बैंक में पैसे हैं, डिपॉजिट करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में है या फिक्स डिपॉजिट में है, और मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड्स में ले लूँ, स्टॉक्स ले लूँ। तो मैंने चेक इशू किया, पेमेंट कर दी। ओके, तो वो पैसा जाएगा मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से जो म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में। ओके, मेरा डिपॉजिट कम हुआ है, एग्रीगेट डिपॉजिट कम नहीं हुआ है जो इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में, क्योंकि वो एंट्री मेरे अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया तो वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं या बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट ले लो। तो उन्होंने स्टॉक्स खरीदे, तो जिससे उन्होंने स्टॉक खरीदा उसको म्यूचुअल फंड अब पेमेंट कर रहा है। तो वो जो बैंक डिपॉजिट था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की एंट्री, म्यूचुअल फंड की तो करंट अकाउंट ही होगा, तो वो ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल फंड अकाउंट से जो सेलर ऑफ शेयर्स है। ओके, अब आप फिर देखो कि डिपॉजिट एग्रीगेट कहीं नहीं गया। हाँ, वो वहीं घूम रहा है, वही घूमे जा रहा है। अब वो उसको कम करने का ऐसे इसमें कोई रास्ता भी नहीं है। इससे क्या हुआ था, ये 1-2 साल पहले की बात है कि मुंबई में जो फाइनेंस इंडस्ट्री है वहाँ से ये बात शुरू हो गई थी कि स्टॉक मार्केट जितना भी अच्छा कर ले, लोग जितना भी शिफ्ट कर लें, बैंक डिपॉजिट तो कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो घूमते ही जा रहा है, एग्रीगेट कम नहीं हो रहा है। अब वो सही भी थे, लेकिन शिफ्ट तो हुआ है। तो हो क्या रहा है? वो हो ये रहा था कि ये जो पैसे जिसको चाहिए नहीं चाहिए, और वो जो सर्कुलेशन में जा रहा है, तो इट कीप्स चेंजिंग हैंड्स। और वहाँ पे या तो वो किसी एसेट को चेस करेगा या फिर किसी गुड्स को चेस करेगा। जैसे आप सेलर ऑफ शेयर्स हो, तो जिसने शेयर्स बेचे, अगर सपोज वो हॉलिडे पे जा रहा है या उसने घर में डेकोरेशन कर रहा है या कुछ एक्सटेंड कर रहा है या कुछ भी खरीद रहा है,
तो या तो एसेट प्राइसेस बढ़ेंगी या गुड्स प्राइसेस बढ़ेंगी, वहाँ कहानी शुरू हो जाती है इन्फ्लेशन की। अब आरबीआई कहता है हमने तो पैसे इशू किए नहीं, तो ये इन्फ्लेशन कहाँ से शुरू हो गई। मैं फूड प्राइस इन्फ्लेशन छोड़ रहा हूँ, उस पर बाद में आ सकते हैं। हाँ, वही चल रहा था मेरे दिमाग में। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा था, वो बात की कहानी है थोड़ी। तो उससे पहले ये और बल्कि दोनों साथ साथ भी चली हैं, बट एनालिटिकली उनको अलग अलग लेते हैं। तो आरबीआई को लगा कि ये इन्फ्लेशन चल रही है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम इशू जो मनी है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मनी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक है ना, वो जैसे आपने मल्टीप्लायर यूज़ किया वर्ड, तो वो उसी से रिलेटेड है जितना सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो अगर मनी सप्लाई बैंक इकोनॉमी में वैसे ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बैंक्स टू म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट, तो एक्सेस मनी है इन द इकोनॉमी। वाई? ये जो बैंक डिपॉजिट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। हाँ जी। जस्ट एज करेंसी मनी सप्लाई का पार्ट है, उसी तरह बैंक डिपॉजिट्स भी मनी सप्लाई का पार्ट है, बिकॉज उससे भी आप पेमेंट करते हो। तो जब वो ज़्यादा है तो आरबीआई को कहीं तो लगाम देनी पड़ेगी, तो उनका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिजर्व मनी उन्होंने कम किया, बट उसके बावजूद इन्फ्लेशन चलती रही है, चल रहा है। वो चल रहा है। तो वो उनके लिए भी थोड़ी सी नई बात थी ये कि ये पूरा सिलसिला क्या है। उन्होंने कम तो करी, लेकिन बहुत कम नहीं करी, विद द रिजल्ट कि ये भी काफ़ी लोगों को कम पता है कि पिछले 5-5.5 साल से इंडिया में, हालांकि ऑफिशियल टारगेट है 4% का, एवरेज इन्फ्लेशन 5, 5.5, पौने 6 उसके चल रही है। और उस कहानी में ये जो बैंक डिपॉजिट शिफ्टिंग है टू स्टॉक मार्केट, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब आदमी सोचेगा मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरी एसेट प्रेफरेंस चेंज हुई है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे होगी तो उसका लार्ज इफेक्ट आता है, और वो लार्ज इफेक्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन में दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एंगल मतलब हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। नो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी कहानी है। फूड प्राइस की पार्ट ऑफ द स्टोरी है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन भी रही है, लेकिन फूड प्राइस इन्फ्लेशन अबाउट मिडल ऑफ 23, मिडल अबाउट द होल ऑफ 24, ये तकरीबन 1.5 साल की कहानी है फूड प्राइस इन्फ्लेशन। लेकिन जो हायर इन्फ्लेशन रेट है और जो बैंक डिपॉजिट शिफ्टिंग टू स्टॉक मार्केट है, ये तो पिछले कोविड के टाइम से चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है। तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी, इट्स इम्पॉर्टेंट स्टोरी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो बॉटम लाइन ये है कि यहाँ बात सिर्फ एसेट प्रेफरेंसेस की नहीं है, और यहाँ बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक से क्या करे या स्टॉक मार्केट क्या करे। आप सिर्फ बैंक्स और स्टॉक मार्केट को नहीं दे रहे हो, आप इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर रहे हो, आप इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हो। अमेजिंग। तो सर एचएमटी मॉडल की हमने ब्रीफ कुछ बात की थी, आप प्लीज हमें वो समझाओ। हाँ, ओके। सो एचएमटी घड़ियाँ होती थी, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ अब, लेकिन उससे एक लेसन है। पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, बहुत अच्छी घड़ियाँ बनाती थी, बहुत लोगों को अच्छा लगता था एचएमटी घड़ी पहन के, मैटर ऑफ प्राइड। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज आई, पहले भी थी बट वो कम थी, तो वो बढ़ती गई, तो मार्केट शेयर उनका बहुत ही कम होता था, वो मार्केट शेयर उनका बढ़ता गया। एचएमटी का मार्केट शेयर कम होता गया। गवर्नमेंट ने एचएमटी घड़ियों वाली कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं किया, लेकिन उनका मार्केट शेयर कम होता गया। वो नौबत वहाँ तक आ गई कि एक दिन गवर्नमेंट को लगा कि हम तो कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, इतना मार्केट शेयर कम है, घड़ियाँ तो हमारी बिक नहीं रही हैं, बिकॉज कंपटीशन हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कंपनी वहीं की वहीं बंद हो गई। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को 0 रुपीज़ मिले व्हेन दे टर्मिनेटेड दैट कंपनी। उसको इवेंचुअल फोर्स टर्मिनेशन की बजाय, क्लोजर की बजाय, अगर जब वो अच्छी चल रही थी तो प्राइवेटाइज कर देते, तो गवर्नमेंट को अच्छा वाला पैसा मिल जाता फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कंपनी। ये फाइनेंस के बारे में हम बात करते हुए एचएमटी घड़ियाँ कहाँ से ले आए? इससे पहले हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, अंडर डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स, अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइज नहीं हुई हैं। बट आप
अब देखो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का शेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अगर आप इस टेंडेंसी को एक्स्ट्रापोलेट करो आगे के लिए, अगर कोई चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर ये पिछले 20-25 साल का अगर यही ट्रेंड चलते रहा तो ये नौबत वहाँ आ जाएगी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक दिन आप क्लोज कर दोगे जिस टाइम आपको कुछ नहीं मिलेगा उस बैंक का। प्राइवेटाइज तो हो ही गया, बिकॉज उस टाइम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो रहेंगे नहीं। तो आप प्राइवेटाइजेशन को डिले कर रहे हो, उसको रोक नहीं रहे हो। और दूसरा क्या कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट को पैसा मिल सकता है आज, और बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है प्राइवेटाइजेशन से, वो पैसे ले नहीं रहे, वो भी लॉस हो जाएगा। वो भी लॉस हो जाएगा। तो आई कॉल इट HMD मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो सर आपको क्या लगता है कि कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट्स को क्या ऑब्सेशन है ओनरशिप रखने की पीएसबीज की? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आइडियोलॉजिकल है, और आइडियोलॉजी है कि ये आइडियोलॉजी सिर्फ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, इवन राइटिस्ट पार्टी में भी ये आता है कि सरकारी बैंकों में, और बहुत से पब्लिक में भी लोगों को ये उनके मन में विचार है कि नहीं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने चाहिए। उनके मन में ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फॉर द पब्लिक, बिकॉज नाम में ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो कहते हैं ये पब्लिक के बैंक्स हैं। लेकिन वो इस बात पे नहीं ध्यान दे रहे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से उनको इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स कम मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से बोरोअर्स को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये दीज बैंक्स ये पब्लिक पर्पस ज़्यादा सर्व नहीं कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए सोशल रेगुलेशन हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन इसको कंटिन्यूड रखने का क्या मैं ये रहा था कि एक तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर है कि लेफ्टिस्ट थिंकिंग है, बट इट्स नॉट जस्ट लेफ्टिस्ट थिंकिंग, राइटिस्ट थिंकिंग भी। आप बहुत सारे राइटिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है और पार्टीज हैं, इनमें भी कुछ ऐसी विचार वो चलती है। ये है थोड़ा माइंडसेट, थोड़ा आइडियोलॉजी। दूसरा एक और चीज़ है जो कोई कहना नहीं चाहता, लेकिन वो भी फैक्टर है, वो है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक सरकार को कंट्रोल मिला हुआ है। अब आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को फ़ोन तो नहीं कर सकते कि आप इसको लोन दो, इसको नहीं दो, आप ये करो, ये नहीं करो। पब्लिक सेक्टर बैंक का तो आपने अपॉइंट किए हुए हैं लोग, तो आपने फ़ोन उठाया, उनको बोला कि ऐसे करो और ऐसे नहीं करो। सो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल। ये जो है, इसमें एक चीज़ और है, वो है पब्लिक माइंडसेट ऑल्सो। और कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम तो प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन पब्लिक रेजिस्टेंस है। वो सही भी है, गलत भी है। पब्लिक कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप उनको बात समझाओ कि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, और दूसरी बात उनको ये भी एश्योरेंस दो, क्रेडिबल एश्योरेंस, कि जो पैसे आपके पास आएंगे वो आप एजुकेशन पे खर्च करोगे, हेल्थ पे खर्च करोगे, या कोई न्यू सिटी डेवलपमेंट पे खर्च करोगे, कुछ ऐसे काम करोगे सो दैट मनी डजंट गो वेस्ट। तो वो एक उनको भी हौसला आएगा कि ओके दे मे बी प्राइवेटाइज्ड। वो आप उनको एश्योरेंस दे नहीं रहे हो, तो वो पब्लिक भी रेजिस्ट करती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइवेटाइजेशन का नहीं, लेकिन एक और सिमिलर पॉलिसी का, लिबरलाइजेशन का। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर लिबरलाइजेशन हुई, इनफैक्ट मिड 80s से शुरू हो गई थी, वो एक्सेलरेट थोड़ी हो गई 1991 में। तो उससे कुछ महीने पहले तक का मुझे याद है, लोग कहते थे ये तो लिबरलाइजेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि द पब्लिक इज अगेंस्ट इट, द इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी इज अगेंस्ट इट। लेकिन जिस दिन अनाउंस हुआ, उसके उस दिन, उस हफ्ते में, उस महीने में कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि लिबरलाइजेशन हो। गाड़ियों का बुरा हाल था, स्कूटर्स का बुरा हाल था, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी हाई थी।
तो इनफैक्ट एक दूसरी ग्रुप था जो वेट कर रहा था कि ये चेंज हो। तो ये कहानी पब्लिक सेक्टर बैंक की भी है, एक विजिबल कहानी है रेजिस्टेंस की, बट विथ सम होमवर्क एंड अश्योरेंस आई डोंट थिंक ऐसी कोई सीरियस समस्या है। तो सर अगर पीएसबीज, अगर एक हाइपोथेटिकली अगर हम लें कि पीएसबीज एलिमिनेट कन्वर्ट हो गए, प्राइवेटाइज हो गए, आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्कीम्स हैं, जन धन और ये सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो यही मैं वो वर्ड यूज कर रहा था, फ्रेज यूज कर रहा था, सोशल रेगुलेशन। सोशल रेगुलेशन। ओके, एक होती है प्रूडेंशियल रेगुलेशन, वो है कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, वो है कि वो पीआईएस के प्रूडेंट, norms हाँ वो हैं। मतलब प्रूडेंट बिहेवियर हो, रेकलेस बिहेवियर नहीं हो बैंक्स का। दूसरा है सोशल रेगुलेशन, तो उसमें आप ये डाल सकते हो ना कि आप प्राइवेट बैंक हो लेकिन आपको लोगों के स्मॉल बैंक अकाउंट्स खोलने हैं, ओके, बंद नहीं कर सकते आप। और दूसरा इसमें एक और चीज़ कहूँगा, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये स्मॉल डिपॉजिटर्स को दे आर नॉट इंटरेस्टेड। म्यूचुअल फंड्स लो आप, म्यूचुअल फंड्स जब शुरू हुए थे तो अपर मिडिल क्लास से शुरू हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे कम पे आए, सिप पे आए। आजकल क्या बात चल रही है, 250 रुपए की सिप की बात चल रही है। 250 रुपए सिप अपर मिडिल क्लास भी नहीं है, मिडिल क्लास भी नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे हो गई। और ये गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ देयर ओन प्रॉफिट मोटिव उनको मार्केट चाहिए। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वी हैव पब्लिक सेक्टर कंपनी, लेकिन जो एक्सपेंशन हुआ है छोटे शहरों में, गांवों में जो एक्सपेंशन हुआ है, वो गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लेके वो फोर्स नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जियो को ऑर्डर पास किया और या एयरटेल को ऑर्डर पास किया कि आप 40% फोन्स रूरल एरिया में दोगे, ऐसा तो कोई रेगुलेशन नहीं है। वो मार्केट ही इतनी बड़ी है कि वो खुद जाएंगे, वो खुद गए हैं, वो खुद गए हैं। बल्कि जियो का सक्सेस स्टोरी का जो पूरी कहानी थी वो यही थी कि उन्होंने कम दाम में छोटे शहरों में, गाँव में ये पहुंचाई है आउट ऑफ देयर ओन प्रॉफिट मोटिव। तो ये कहना कि बैंक्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन द रिच, ये गलत धारणा है। अल्टीमेटली सारे बिजनेसेस को मार्केट चाहिए, मार्केट चाहिए है तो वो और जाएंगे, वो करेंगे, उनको करना है। आप कितने कस्टमर्स ले लोगे कनॉट प्लेस में इन दिल्ली में, आप कितने कस्टमर्स ले लोगे साउथ बॉम्बे की मार्केट से, या दिल्ली या गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड से? आपको जो कस्टमर्स हैं आपके छोटे शहरों में हैं। इसके बाद यही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आजकल इतनी एक्सपेंशन हो रही है पिछले 4-5 साल में, ये ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में या दिल्ली में लोगों ने ज़्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया है। इट इज़ जो और शहर हैं वो लोग अब आ रहे हैं, इसीलिए वो SIP का जो मिनिमम साइज है वो कम होते जा रहा है, विदाउट अ रेगुलेशन बाय सेबी, विदाउट अ रेगुलेशन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। सर एक चीज़ ना बहुत टाइम से मेरे ब्रेन मतलब चल रही है, जो मैं पूछती हूँ हर किसी से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट करता है कोई पैसे डालता है कुछ टाइम के लिए, तो गवर्नमेंट जो वही जो रेस्ट्रिक्शन वाला आप बात बोल रहे थे, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर है कि ये गवर्नमेंट की चीज़ है, तो वो उसके अंदर पैसा लगा लेते हैं, उनको पता है ये कहीं नहीं जा रहा हमारा। तो म्यूचुअल फंड में अभी बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको आपके जो फिगर्स वहाँ जनरेट होते हैं उसकी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब फटेगी तो ये सारे गिरेंगे जितने भी अभी ये डाल रहे हैं पैसा इसके अंदर। तो वो जो अब वो है प्राइवेट सेक्टर पूरा जो जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से अगर हाइपोथेटिकली प्राइवेटाइजेशन बैंक्स में भी हो जाती है और म्यूचुअल फंड्स में तो ऑलरेडी है ही, तो वहाँ हम उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट है और जो बोलते हैं लोग बबल बर्स्ट होगा, आपको लगता है ये बबल है भी या नहीं? नो, सो इसमें 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं। पहली एक जो गवर्नमेंट का आपने कहा कि गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीदा तो वो ट्रस्ट फैक्टर है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट नॉमिनल टर्म्स में डिफॉल्ट नहीं करेगी।
आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, आपको 100 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। ओके, उसको 7 साल बाद देना है, वो 7 साल बाद आपको दे देगी, और आप यही लेके चल रहे हो, और सही भी लेके चल रहे हो। लेकिन आप एक बात सोचो, अगले 7 साल में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, जो होती है, और अगर कभी कभी उससे ज़्यादा हो सकती है, जैसे सपोज कोई कुछ घटना हो गई, खुदा ना करे, बट कुछ हो गया, तो ये हम 5 5.5 की शिकायत करते, हो सकता है 10 चली जाए इन्फ्लेशन, 10%, उससे 15% भी चल जाए। कोई इन चीज़ों का कोई भरोसा थोड़ी है। तो अगर 7 साल में ऐसे कुछ इन्फ्लेशन चली गई, तो आपको 100 रुपये के आपके 100 रुपये तो मिल गए, लेकिन उसकी रियल वैल्यू तो कम हो गई। तो द गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट इन नॉमिनल टर्म्स, बट इन रियल टर्म्स तो वहाँ भी डिफॉल्ट होगा। अमेजिंग सर, वाओ। इन यूएस, यूरोप में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ शुरू करे थे, शुरू करते ही वो कहानी खत्म हो गई। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स नहीं है यहाँ पर, तो आपको ये गवर्नमेंट से ये प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। ये आप मैं पूरी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान से चलो, ये रियल टर्म्स में सोच के चलो। रियल टर्म्स में सोच के चलो। ये रही है कहानी इसकी यहाँ की। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में 2 तरह के रिस्क हैं। एक है कि स्टॉक्स की प्राइसेस अप डाउन होती हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन है, वो रिस्क है, वो रिस्क हाई है। ओके, जो दूसरा आपने ट्रांसपेरेंसी वगैरह कह रहे थे ना आप, वो यहाँ पर मैं अब ये कहूँगा कि जिस तरह से सेबी ने किया है और जिस तरह से इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, ये सारे काम अलग गए हैं। ऑडिट होता है, और जो होल्डिंग है, फंड मैनेजमेंट कुछ लोगों के पास है, जो शेयर्स होल्डिंग है वो अलग कंपनी के पास है, ऑडिट एक तीसरा बंदा करता है, अलग करता है। तो ये सारी ये जो है, और ये पिछले 20-25 साल की कहानी है, इस मामले में फ्रॉड्स नहीं हुए हैं। मतलब हार्डली कोई एक आध कोई फ्रंट रनिंग का कुछ केस आया है या कुछ ऐसे, बट ऐसे नहीं हुआ है कि आप म्यूचुअल फंड गए और अंडरलाइंग शेयर्स हैं, वो शेयर्स हैं ही नहीं। ऐसी नहीं है सिचुएशन। तो उससे मैं कहूँगा निश्चिंत रहो। हाँ, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी अंडरलाइंग स्टॉक्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट की है, वो रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड रिस्क, वो आप छोड़ दो, आप मिनिमल है। और दूसरा फंडामेंटल रिस्क हो सकता है, मतलब फंडामेंटल रिस्क एंड सेंटिमेंट रिस्क। मतलब अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट हो गए या सेंटिमेंट डिटीरियोरेट हो गया, उसमें प्राइस कम हो गई, उसमें ये आपको दिक्कत हो सकती है। बट सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिस्टम पे नहीं, अब नहीं, हम इतना डेवलप हो गए हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं इंडिया इज़ बोथ अ डेवलपिंग कंट्री एंड अ डेवलप्ड कंट्री। तो कुछ मायनों में जहाँ इंडिया डेवलप्ड है, वहाँ पर ये बात है कि जो ये फाइनेंस इंडस्ट्री में ये एलिमेंट नहीं है। क्योंकि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्फ्लेशन की लेके बात करी, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक रिस्क है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फॉर दैट मैटर बैंक डिपॉजिट में भी, बिकॉज बैंक डिपॉजिट भी आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के साथ नहीं दे रहा है, तो इन्फ्लेशन का रिस्क है। अब आप आओ स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपकी जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो शेयर्स हैं। शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के एसेट्स हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी, वो जो प्रॉफिट्स हैं और या वो जो रियल एसेट्स हैं, वो तकरीबन लॉन्ग टर्म में, नॉट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो तकरीबन साथ साथ चलते हैं। तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आर लेस risky than bonds or bank deposits. So this is another attractive feature of stock market या mutual funds. सर, ट्रेडिशनल मनी लैंडर्स और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? सो ट्रेडिशनल मनी लेंडर की कहानी हमको पता है। पुरानी बॉलीवुड की फिल्म्स देख लो, उसमें एक विलेन होता था जो मनी लेंडर होता था और जो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था। वो ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, वेस्ट में भी वो शेक्सपियर की फेमस कहानी है, फ्लैश एंड ब्लड, शाइलॉक आई थिंक। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी ये दिक्कत थी। तो एक ट्रेडिशनल मनी लेंडर बदनाम है कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था।
और मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं था, लेकिन आप एक बात ज़रा देखो कि जब आप जो रिच लोग हैं वेस्ट के या ईस्ट के, उनकी लिस्ट बना के देख लो, उस लिस्ट में ट्रेडिशनल मनी लेंडर आपको दूर दूर से नज़र नहीं आएगा। जब अगर इतना हाई इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा था और कंपाउंडिंग होती है, तो उस बंदे का, उसकी जनरेशन्स आगे जो आई हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको तो सुपर रिच होना चाहिए। लेकिन जब हम रिच को काउंट करते हैं तो बिल गेट्स दिमाग में आता है, इलॉन मस्क आता है, या इंडिया में टाटाज आते हैं या अंबानीज आते हैं। इनमें से तो कोई मनी लेंडर नहीं है। और मनी लेंडर्स सुपर रिच तो छोड़ दो, मीडियम रिच कह लो या कुछ, वहाँ भी नहीं है। तो वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कहानी थी, जिसमें कि जो बोरोवर था उसकी तो जान जा रही थी, बिकॉज वो दे रहा था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन जो लेंडर था उसकी अपनी दिक्कतें थी। कहीं पे कंप्लीट डिफॉल्ट हो गया, उसके तो पैसे गए। और काफ़ी बारी होते थे, विच इज़ वाई उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इन द लॉन्ग टर्म नहीं होता था। ओके, अब ये रही कहानी की ऑफ अ परसीव्ड विलन। वो एक्चुअली विलन कम था, मैं नहीं कह रहा था कि नहीं था, लेकिन वो इतना नहीं था जितना बनाया गया था, और ख़ासकर बॉलीवुड और शेक्सपियर के ज़रिए। अब आप मॉडर्न बैंकर्स के साथ ये कहानियाँ नहीं जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, 2% पर मंथ या 100% पर ईयर, या इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स तो इनके साथ जुड़े नहीं हुए हैं। तो हम इनफैक्ट हम इस बात में प्राइड लेते हैं कि वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल मनी लेंडर टू मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको 10-12% इनफॉर्मल सेक्टर में है, बट फॉर्मल सेक्टर में इंडिया में 8, 9, 10, 11, 12 डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ लोन, व्हाट काइंड ऑफ बोरोवर ये है। तो अब आदमी कहेगा कि वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। ये देखो इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन ये बैंक्स जो इंटरेस्ट मार्जिन है बिटवीन डिपॉजिट रेट एंड लेंडिंग रेट, खासकर प्राइवेट बैंक्स का इंडिया में, वो मार्जिन इतना ज़्यादा है, वो या तो जाता है डिविडेंड के फॉर्म में, प्रॉफिट्स के फॉर्म में, या बोनसेस के फॉर्म में, या ह्यूज सैलरीज के फॉर्म में। करोड़ों में सैलरीज हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के मैनेजर्स वगैरह की। तो जो रिच हैं वो ट्रेडिशनल मनी लेंडर नहीं है, ये हमारे जो मॉडर्न बैंकर्स हैं वो रिच हैं। इसी मामले में रिलेटेड एक मूवमेंट शुरू हुई थी आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 यूएस। आई थिंक उसको कहते थे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें बहुत रिजेंटमेंट आई थी अगेंस्ट वॉल स्ट्रीट, अगेंस्ट बैंकर्स, बोनसेस वगैरह वगैरह। बट वो आर्गुमेंट ठीक से आर्टिकुलेशन नहीं हुई। वो उनका पॉइंट था, बट वहाँ पे कोई इलीगैलिटी नहीं थी, वहाँ पे ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, फ्रॉड तो कुछ हुआ नहीं था, बट लीगली यहाँ पे आई मीन टू यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, पब्लिक को चूसा जा रहा है जो इतना रिच हैं। इससे एक और जुड़ा फैक्ट मैं बताऊं आपको, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखो, तो उसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें अबाउट 35% के करीब ये बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर है। ओके, 35%, समथिंग लाइक दैट, बहुत हाई है। GDP में क्या शेयर है बैंकिंग का? आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, बट उससे बहुत बहुत कम है। तो ऐसा क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन टू GDP तो इतना नहीं है, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स, बिकॉज शेयर प्राइस क्या होती है अल्टीमेटली, इट्स द क्यूमुलेटिव एडेड अप डिस्काउंटेड प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट ज़्यादा हैं। ये प्रॉफिट्स आ कहाँ से रहे हैं? ये एफिशिएंसी से नहीं आ रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो इनएफिशिएंट हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंपटीशन मिला हुआ है उनसे compete करने का। अब आप एक इंटेलिजेंट आदमी को कंपटीशन में डाल रहे हो एक दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स अनइंटेलिजेंट, जस्ट ऐसा पैरेलल, या आप ऐसे सोच लो कि आप एक 20 ईयर IITian
के साथ एक विलेजर बच्चे को 8 साल के बच्चे को बिठा रहे हो, कह रहे हो इनका कंपटीशन है, ये कोई कंपटीशन हुआ? तो वो IITian विल ऑब्वियसली सक्सीड। अब वो जब उसको सारे पैसे IITian को जाएंगे और उसको नहीं जाएंगे, तो ये कोई एफिशिएंसी से नहीं जा रहे हैं, ये तो इम्बैलेंस है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। तो सारी कहानी वहाँ पर है। अब बदनाम है ट्रेडिशनल मनी लेंडर और ये मॉडर्न बैंकर्स जहाँ पे दिक्कतें हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप कह रहे हो ये मॉडर्न बैंकर्स इतने लेते हैं, फिर आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिकॉज अभी मॉडर्न बैंकर्स आर कंपीटिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स ना। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ compete करेंगे, जब एक IITian दूसरे IITian के साथ ही compete करेगा, तब उसका प्रॉफिट जाएगा। सो वो क्या कहते हैं, लोहे को लोहा काटता है। हाँ जी, अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। इट इज़ एन ऑनर टू बी सिटिंग विद यू एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। हम अब और बहुत सारे टॉपिक्स पे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much for the invitation. I'm Thank glad I was here. Yeah. थैंक यू सर।